नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बागियों के नाम वापस लेने के बाद निकाय चुनाव का अगला दौर शुरू हो चुका है। अब दोनों पार्टियों के आगे तस्वीर साफ है कि मुकाबला किसके साथ होने जा रहा है, कौन राह का रोड़ा बन सकता है। मतलब असल प्रचार के दौर की शुरुआत भी अब से ही होगी। कौन किससे बेहतर है, इसके लिए बातें होंगी। सब अपनी घोषणाओं को लेकर आपके बीच आएंगे और वोट मांगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल भी इस दरमियान सामने आएंगे। खैर, निकाय चुनाव की तस्वीर को साफ करने की कोशिश हमारी लगातार रही है। प्रदेश के बाकी हिस्सों के साथ साथ राजधानी जयपुर के पार्षद प्रत्याशियों के साथ हम लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं कि अगले 5 साल की शहर की सरकार का मिजाज कैसा होगा। ये जानने की कोशिश हमारी और आपके दोनों के साथ में रही है। इस चर्चा में हमारे साथ जयपुर शहर के अलग अलग वार्डों से पार्षद प्रत्याशी जुड़ेंगे, जिनके वादों और इरादों पर आज बात होगी। साथ ही जारी रहेगी आपकी राय। बने रहिए बिग फाइट लाइव के साथ। और आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के वार्ड नंबर 64 से प्रत्याशी नीरज अग्रवाल जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बीजेपी के वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी दिनेश अमन जी हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 79 के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जयकिशन जी छाबड़ा इस चर्चा में हमारे साथ हैं। निकायों की जंग की असली तस्वीर साफ हो चुकी है। तय हो चला है कि कौन किसको कहां से चुनौती दे रहा है। बागी भी चर्चा में है तो पार्टियों से रूठे नेताओं की मान मनोबल जारी है। इस पूरी तस्वीर के बीच में वादों की भरमार है। हर कोई गली से लेकर सड़क तक और अखबार से लेकर टीवी पर आकर दावे करने में जुटा है। जीत मिली तो मानो वार्ड की तस्वीर बदल जाएगी। विकास सिर्फ इन्हीं प्रत्याशियों के दम पर आएगा। यहाँ तक कि पार्षद अपने क्षेत्र अधिकार को छोड़कर दावे करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कॉलेज निर्माण और डिस्पेंसरी मानो इन्हीं के कहने पर तैयार हो जाएगी। अब पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए सड़क, पानी और बिजली तो बुनियादी मुद्दा है। सफाई की बात सार्वभौमिक सत्य का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान जो छेड़ रखा है। हर किसी का दावा अपने अंदाज में है और हर कोई अपनी छाप छोड़ने में जुटा है। चर्चा बाहरी से लेकर घर के प्रत्याशी की भी हो रही है। ऐसे में वोटर भी थोड़ा पसोपेश में है, लेकिन वादों को लेकर इस बार का मतदाता जागरूक है। सबकी कोशिश है कि वोट के बदले वादा जरूर लिया जाए, ताकि वक्त आने पर पूछा जा सके, क्या हुआ तेरा वादा। दरअसल वादा ही एक ऐसा सवाल है जिस पर शुरुआत होती है, यकीन की बात की जाती है। मैं नीरज जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप अपने वार्ड को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वोट आपको दिया तो कामयाब होगा? नमस्कार, मैं अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास इस प्रकार दिलाऊंगा कि पिछले 10 साल से हमारे यहाँ पर बीजेपी के पार्षद जीतते आ रहे हैं। उनकी जनता वोट देते आ रही है, उनको जिताते हुए आ रही है। उन्होंने जनता की कोई भी समस्याओं का निवारण नहीं करा। सिर्फ जनप्रतिनिधि एक भ्रष्टाचारी बन के रह गए हैं, भू माफिया बन के रह गए हैं, जो अतिक्रमण करा रहे हैं। नगर कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, उनसे मंथली लेके उनको ड्यूटी पे नहीं आने दे रहे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साहब, आपने 2 बार बीजेपी के पार्षद जिताए, एक बार नए युवा चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। बदलाव होना चाहिए हमेशा। आपको जो पार्टी है या जो प्रत्याशी आपके लिए हमेशा 10 साल से आप उसको जिता रहे, अगर वो कार्य नहीं कर रहा तो आप नए लोगों को आने का चयन दीजिए। अगर वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और वादे पूरे करने के लिए जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत आवश्यक है। जी, आपको नहीं लगता कि अगर 2 बार की बात आप कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल बीजेपी का वोटर आपके वार्ड में है, ऐसे में आपके लिए चुनौती नहीं होगी उस वोट बैंक में सेंध मारने की? देखिए, ट्रेडिशनल वोट वो बीजेपी का गढ़ है, बट जो 10 साल से वहाँ के क्षेत्र की जनता परेशान होती आ रही है, उन्होंने 2 बार देख लिया कि साहब क्षेत्र में अतिक्रमण होने लग गया। 2 बार जीतने के बाद लोगों को ऐसा एहसास हो गया कि हम ही वहाँ जीतेंगे, हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता। और वो बिल्कुल एक कहते हैं ना, मोटा शेर हो गया है कि उनको पूर्ण विश्वास है।
जनताओं के लोगों के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके खुद के आपस में अड़ोसी पड़ोसियों के घरों पे साफ सफाई नहीं हो रही, उनके खुद के घर पे भी साफ सफाई नहीं हो रही, अंधे हो चुके हैं बीजेपी के लोग काम कर करके ऐसे लोगों के अतिक्रमण करवा करवा के। तो मेरा ये मानना है कि लोग इस बार बदलाव चाहेंगे कि बदलाव से ही उनका कार्य पूर्ण हो पाएगा। दिनेश अमन जी, पहली बात तो नीरज जी के इस जो बयान है इससे आप इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता मैं इस बात से, क्योंकि जब जयपुर शहर में बोर्ड बना उस टाइम मेयर कांग्रेस की रही है और कांग्रेस की चर्चा आम जनता के पास है। भ्रष्टाचार फैलाना, अतिक्रमण करना, इनके सभी केसेस इन्हीं के दौरान खुद मेयर अपने ही राजनेताओं पर बार बार आरोप लगा चुकी है। इससे साफ जाहिर है कि नगर निगम जो इनके खुद मंत्री हैं वो इसको कह चुके हैं, नगर निगम को नगर निगम वो ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, बहुत सीधा सा अर्थ है कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे जनता बहुत ही ऊब गई है। इसलिए अब की बार जो जनता है उसने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त जयपुर शहर नगर निगम बनाएगा। आपका वार्ड का जो वोटर है आप पर क्यों भरोसा करें? हमारे वार्ड का जो वोटर है वो मुझ पर इसलिए भरोसा करे कि क्योंकि विगत 5 सालों में हमारे यहाँ कांग्रेसी पार्षद रहा है और कांग्रेस की ही मेयर रही है। उसके उपरांत भी हमारे यहाँ कभी भी सफाई का, नालियों का, रोड जो नगर निगम बनाती है उसका कहीं पे भी कार्य नहीं हुआ। इससे जनता असंतुष्ट है। हमारे माननीय विधायक नरपत सिंह जी राजवी के अथक प्रयास से हमने वहाँ उस वार्ड में काम कराए। कभी कोई लाइट वार्ड के लोग आपको यही समझेंगे कि आप विकास के लिए नरपत सिंह जी पर निर्भर होंगे और नरपत सिंह जी की सरकार में चलती नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नरपत सिंह जी की सरकार में चलती नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक दल से बनी हुई है, ना कि एक। तो अपने दम पर लड़ेंगे या विधायक के दम पर? बिल्कुल अपने दम पे भी लड़ूंगा और विधायक महोदय के जो विकास कार्य किए गए हैं उनके आधार पे भी मैं चुनाव में सामने आऊँगा। चलिए, इस चर्चा में जयपुर से हमारे साथ कृष्णा कोरानी जी जुड़े हैं। बताएं कृष्णा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके अभी मैंने आपकी चर्चा सुनी, मैं मेरी चर्चा भी दूंगा जी। सर, मेरे ब्रदर को मैंने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया था वार्ड नंबर 38 से जी, और आज हमें दुख के साथ वापस नामांकन लेना पड़ा। और अभी ये अपने बीजेपी के जो पार्षद साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे काफी कब्जे हुए हैं, काफी वो हुए हैं जी। तो साहब ये ज्योति खंडेलवाल जी तो अकेली थी और पार्षद थे हमारे वहाँ पे कम। कांग्रेस के पार्षद कहाँ थे इतने, जी, इसलिए उनके लड़ाई लड़ने वाले कोई थे नहीं। कृष्णा जी, ये मुद्दा भी मैं दिनेश जी से छेड़ लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर आपको क्यों नामांकन वापस लेना पड़ा? दुख का जिक्र किया था इसलिए सवाल जहन में उठा। सर वो इसलिए कि हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 38 से 2 व्यक्ति खड़े हुए थे जी। एक ओम सिंह जी हैं बीजेपी से और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए थे रमेश शर्मा जी वार्ड नंबर 38 से, पहले युवा है वो भी। और उन व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब यदि आपके ब्रदर बैठ जाते हैं जी, या आपके ब्रदर हमें समर्थन दे दे तो मैं आपको इस चीज के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तन मन धन तीनों चीज से इस पब्लिक के साथ लगूंगा और आपको आने वाले टाइम में अगर कोई शिकायत होती है तो बुलाए। उससे पहले वार्ड नंबर 32 से संतोष शर्मा जी थी कांग्रेस की पार्षद। तो विकास का मुद्दा है। कृष्णा जी, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। दिनेश जी, आरोप तो दोनों तरफों से लगते हैं। बिल्कुल सही है बात। तो मैं अभी जो महोदय बोल रहे थे तन मन धन, धन का जो विषय आता है तो धन का विषय वो ही कर सकता है जो भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि धन कहाँ आता है? जब आप अगर कार्य कर रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में तो आप अगर कहीं से धन लाएंगे तो निश्चित रूप से वो काला धन लाएंगे। तो आपने अगर विकास कराया है और नगर निगम की हैसियत से कराया है तो आप नगर निगम से कार्य लें। नगर निगम से इसलिए कार्य नहीं हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त है, क्योंकि वहाँ मेयर कांग्रेस की बैठी हुई है। मेयर कांग्रेस की थी इसलिए इतना भ्रष्टाचार था। इससे पहले भी नगर निगम में जितने भी निगम काम में हुए, आप मानते हैं कि वो ठीक से नहीं हुए। चलिए, जयकिशन जी, कांग्रेस के पास तो उपलब्धियों की बात है कि
बीजेपी के राज में ज़्यादा काम नहीं हुआ। अगर बात की जाए दिनेश जी की तो इनके पास जिक्र है कि किस तरह से विधायक महोदय इनके साथ हैं। आपके साथ तो दोनों परिस्थितियां नहीं है, कैसे काम करेंगे आप? सर एक ये जनता का जो विश्वास है हम उससे साथ लेना चाहते हैं। मैं गरीब पार्टी से जुड़ा था और कांग्रेस से भी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था, बट अभी इस टिकट नहीं मिलने की वजह से मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ जी। और निर्दलीय लड़ने का मेरा एक कारण है कि हमारा जो नारी का नाका वार्ड 79 जो पड़ता है, मैं रहवासी सर समता 10 नंबर वार्ड से हूँ, विद्यानगर विधानसभा से, और लड़ में इलेक्शन अपने 79 से रहा हूँ और 10 नंबर मेरा वार्ड है। क्यों बाहर क्यों जाने की उसका जरूरत? वजह ये है सर, आज आप 10 नंबर वार्ड की अगर चर्चा करें तो 10 नंबर वार्ड आज क्लियर है। वहाँ किसी तरीके की किसी व्यक्ति को समस्या नहीं है। वहाँ से हमारे चलिए मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, मैं आऊंगा इस सवाल को फिर से आपके बीच में लेके। जयपुर से कमल सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं कमल जी। सर सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आपके चैनल शुक्रिया के मार्फत हमारे को बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। और सेकेंडरी मैं ये पूछना चाहूंगा, यहाँ बैठे मंच पर जो भी हैं अपने कांग्रेस के और निर्दलीय उम्मीदवार, क्या लगता है आपको पूर्व में जो काम हुआ और अब भविष्य में जो काम हुआ, क्या अंतर आप पाते हैं और क्या आप कर सकते हैं? इतनी काबिलियत है इन लोगों में, चलिए जनता कैसे चुन के आएगी जनता ही? जी जी बिल्कुल। पहले निर्दलीय प्रत्याशी हैं जय किशन जी, आप ही से हम जवाब ले लेते हैं कि जो कमल जी का सवाल है, आप क्या करेंगे? जीत गए तो कैसे काम करेंगे, किसके सहारे काम करेंगे आप? जय किशन जी। हाँ जी, जो सवाल पूछा कमल जी ने उसका सर वो मैं अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ जुड़ के और मैं उनके साथ ही काम करना चाहता हूँ। ना मुझे पार्टी से ना मुझे किसी और से, संघर्ष मैं किसी से भी कर लूँगा, बट जीत एक जनता की होनी चाहिए। मेरी जीत से कुछ नहीं होगा, मैं जीत जाऊँगा, मुझे उम्मीद है और मैं जीत के जाऊँगा, लेकिन मैं जनता का सहारा लेकर के जीतूंगा और जनता के साथ ही काम करूँगा। मैं शायद वार्ड नंबर 10 से भी जनता के बीच में रह के उम्मीदवार बन रहा था, बट वहाँ से ओबीसी सीट होने की वजह से मुझे 79 से लड़ाया गया। और 79 से अगर आप क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो शायद 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर कचरा इतना पड़ा रहता है कि कुछ तो हमारे प्लॉट के सामने भी एक डिपो रखा गया है। उस डिपो को हटाने की जब भी अपील करते हैं तो ना निगम उस पर कार्रवाई करती है और ना कोई और पार्षद भी यहाँ करके कार्रवाई करता है। और 5 साल जो बीजेपी का पार्षद रहा है शायद हम उसे देखा भी नहीं है और जानते भी नहीं है। तो आज हम इस उम्मीद पे चल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट दिलवाएं या हम खुद लें। आप मानते हैं सत्ता विरोधी जो लहर है उस पर सवार होने में कामयाब रहेंगे आप? बिल्कुल साहब उम्मीद है। मदन जी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं। मदन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, मैं आपके स्टूडियो में बैठे हुए निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उनसे यूँ पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो ये इनके जीतने के बाद में अगर महापौर को जो वोटिंग करने की बारी आएगी तो ये कांग्रेस को वोट करेंगे या बीजेपी को वोट करेंगे, और क्यों? जबकि उस स्थिति में केवल एक वोट की जरूरत हो तब। वो सर जनता कहेगी, वो मैं नहीं कहूंगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वो जनता जो चीज कहेगी उसके लिए मैं आएगी। वो आपकी पार्टी की विचारधारा जानना चाहते हैं कि आपका जुड़ाव किस ओर रहूगा? जब मेरे साथ हजारों लोग अगर तादाद में होंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, पहले पार्टी की बाद में सुनूंगा। कोई पार्टी किसी कार्य की नहीं है जी। हम ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। मेरा चलिए कमल जी का जो सवाल था वो नीरज जी मैं आपके पास भी लेकर आता हूँ कि आपका क्या आधार होगा, किस तरह से, वही जो भरोसे वाली बात है कमल जी ने उसको दूसरे अंदाज में आपसे पूछा था। मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि अगर जीत के आता है उसको काम करे जाना है। अगर विपक्ष में अगर मेयर अगर बीजेपी का बनता है और मैं कांग्रेस से पार्षद बनता हूँ तो चुनाव एक अपनी जगह है। चुनाव जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। आज से विगत हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद और मेयर आपस में लड़ते रहे, जनता का कोई भी कार्य नहीं किया गया। चुनाव लड़ के हार जीत के आपको जनता ने जिता के भेजा है, चाहे कांग्रेस को पार्षद बनाए और महापौर बीजेपी के बनाए, किसी का भी कुछ बनता है, लेकिन उनको चुनाव खत्म हुए बाद पूरे 5 साल जनता की सेवा आपस में अपनी तालमेल बना करके जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता की हरी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, जनता के सवाल भी हमारे बीच में होंगे, हमारे कुछ सवाल हैं उनको लेकर भी इन पार्षद प्रत्याशियों से लगातार चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है, कुछ ही पलों में वापसी होगी। बिग फाइट में आज बात है तेरे वादे की। नगर निगम के जब चुनाव आते हैं तो जो पार्षद महोदय होते हैं उनके हिसाब से बजट बिल्कुल कम होता है। जो विधायक होता है क्षेत्रीय, उसको चाहिए कि पार्षद महोदय को बजट दिलवाने में अहम भूमिका निभाए। विधायक और सांसद का जैसे कोटा होता है उसी तरह से एक पार्षद का भी निश्चित कोटा हो, ताकि वो अपनी अनुशंसा से अपनी इच्छा के अनुसार जो लोगों की डिमांड है, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जहाँ की समस्या है, उसके हिसाब से उनको
फंड दे सके और विकास कार्य करा सके। आज के दौर के अंदर वही जनप्रतिनिधि चलेगा जो जनता के साथ जुड़ा रहेगा और जनता के वादों पर तवज्जो देगा, जनता के काम करेगा। और जो अभी नगर निगम के चुनाव है, इनमें भी वही लोग, वही उम्मीदवार जीतेंगे जो रेगुलर जनता से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है वर्ल्ड क्लास सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी। वोट इसलिए दे, अब काम करके देखते हैं, जब देती वोट, बिना काम कोई नहीं देता। आज मेरा जो है 46वां साल है, बाहर से चलते हुए 46 साल, मैंने कम से कम 46,000 आदमी तो अपने फेवर में किए ही होंगे। देखिए, दावा हमारा सुशासन का है, विकास का है, और केवल जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के 46 निकायों में हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनाएंगे। जिस ढंग से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमने जो परचम फहराया था। देखिए, मुद्दे तो बात यह है कि सारी जनता के सामने है, क्योंकि आप देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1 साल से यहाँ आई है राजस्थान में, तब से जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो नगर निगम से ताल्लुक़ रखते हैं, काम सारे खराब हो गए। आज हमने बिग फाइट में आपसे सवाल किया था कि क्या आपको अपने प्रत्याशी पर यकीन है। ये सवाल आज हमारा इस चर्चा में आपसे था। आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। एलसी जैन साहब हमारे साथ जयपुर से कॉलर जुड़े हैं। जैन साहब बताइए। जैन साहब, इस चर्चा में हैं आप? लगता है संपर्क उनसे हमारा कट गया। दिनेश जी, मैं फिर आपके पास में आता हूं। कालीचंद सराफ को हम सुन रहे थे, आपकी सरकार, आपकी पार्टी के नेता है, मंत्री हैं सरकार में। स्वच्छ जयपुर की बात करते हैं, ग्रीन जयपुर की बात करते हैं, तो ये जो मोदी जी वाला नारा है, ये कब तक लेकर चलोगे? क्या संभव भी है इस पर काम करना? बिल्कुल संभव है। जो मोदी जी ने नारा दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। अगर मोदी जी के नारे पर हम चलेंगे तभी हम भारत को एक शक्तिशाली देश बना पाएंगे, क्योंकि जो विदेशों में जो कार्य, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, इनमें इस प्रकार का कार्य हो सकता है, तो हिंदुस्तान में, भारत में क्यों नहीं हो सकता? आप अपने वार्ड की तस्वीर बयान कीजिए कि उसको हरा भरा कैसे बना सकते हैं आप। ग्रीन जयपुर पे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा जी। कैसे कर देंगे वहाँ पर? उसको क्या फैसिलिटीज़ है? पार्क कैसे बना देंगे? पूरी आबादी बसी हुई है, कोई खाली जगह नहीं है। ऐसी समस्या वार्ड नंबर 12 में है, क्योंकि जो समितियों ने जो प्लॉट्स काटे हैं उसमें उन्होंने जेडीए से मिलकर जिस तरह से पार्कों का जो जगह थी उसको बेचकर और उन्होंने अपने घर को भर लिया है। मेन चीज़ ये है कि अब भी कई जगह ऐसी बची हुई है जिनमें हम ग्रीन सिटी बना सकते हैं, जैसे कि हर घर के आगे हम पौधा लगाएं, जहां पर जैसे 160 फुट रोड आती है। आपको ये कॉन्सेप्ट पुराना नहीं लगता? अतिक्रमण की बात आप करते हैं, अतिक्रमण खुद हो जाएगा। कैसे किसी के घर के बाहर जो सरकारी जमीन है उस पर आप पौधा लगाकर आप उस सड़क की चौड़ाई को कम कर देंगे? प्लान कहाँ हुआ? ऐसा नहीं है। जो सड़क होती है, सड़क से पास में, जो घर के पास में होती है, काफ़ी डिस्टेंस रहता है, और उस डिस्टेंस पे आप हर हालत में आप पौधा लगा सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं, आप वहाँ जाएं, चाहे अमृतसर में जाएं, तो आपने अगर देखा होगा तो घर के बाहर ही ग्रीन जो चलिए, मैं ग्रीन सिटी के इस मुद्दे पे बना रहूँगा। दौलत राम जी धानका साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। बताएं दौलत राम जी। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जो राइट टू रिकॉल का मामला आपका ये है ना सर। जी जी सर। ये मैं चाहता हूँ कि ये सरकार को बहुत ही अनिवार्य रूप से लागू कर देना चाहिए इसी निगम के चुनाव 2014 से जी, क्योंकि जब अभी जो पिछला कार्यकाल ज्योति खंडेलवाल जी का रहा जी, इसके अंदर इतने बुरे हालात हुए हैं जयपुर के, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे पहुंचा है कि राइटिंग में भी कोई अधिकारी या कोई भी पार्षद अगर भ्रष्टाचार कर रहा है और उसका प्रूफ भी अगर आप अधिकारियों को या बड़े लेवल के अधिकारियों को अगर दे रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा सरकार से
कि राइट टू रिकॉल जो कानून है इसको सख्ती से लागू करे, ताकि हम समय समय पर अपने पार्षद की के लिए जो है उसका हम अपनी राय उसके लिए दे सकें कि ये हमारे को चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल दौलत राम जी, इसीलिए ये सवाल आज हम इस चर्चा में हमने शामिल किया है। मैं आगे जब बढ़ूंगा इस चर्चा पर तो इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगा। ग्रीन सिटी की बात है, नीरज जी कैसे संभव है, क्या संभव है और क्या कांग्रेस के दम पर या बीजेपी के दम पर? देखिए, ग्रीन सिटी जो हम अपने जयपुर शहर को बनाना चाहते हैं वो ना कांग्रेस के दम पे ना बीजेपी के दम पे। अगर क्षेत्र का व्यक्ति, जनता खुद अपने शहर को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाना चाहेगी, जब ये वो ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बन पाएगी। जनता को खुद को अपने घरों में, ना कि सड़कों पे, अपने घरों में पेड़ लगाने चाहिए शुद्ध वातावरण के लिए। साफ़ सफाई क्लीन सिटी करने के लिए उनको जो कचरा, जनता ही कचरा फैलाती है, उन्हीं को एक डब्बा जो कचरा पात्र है या उनको अपने घर का कचरा एक समुचित स्थान पे फेंकना चाहिए। क्या आपकी क्या प्लानिंग है इसके लिए बात करें? देखिए, मेरी ये प्लानिंग है, मेरे वार्ड में कम से कम 10 पार्क है। उन पार्क में कुछ पार्क तो ऐसे जो जयपुर के बहुत अच्छे पार्क में गिने जाते हैं, कुछ पार्क जो अभी विकसित नहीं हो पाए, उनके विकास के लिए मैं वहाँ पर पार्क लाइटें, उन पर फुटपाथ और वहाँ पर ग्रीनरी कराना चाहूँगा कि जिससे पेड़ पौधे लगा के वहाँ का लोग, वहाँ अड़ोसी पड़ोसी दूसरे दूर के पार्क में ना जाके उस पार्क में आए। और साफ़ सफाई के लिए प्रत्येक डब्बे जगह जगह जो अभी लगे हुए हैं, बट उनका समुचित स्थान आधा 1-1 किलोमीटर का है डिस्टेंस, जिस पे लोग उसका नहीं कर पाते पूरा, उसको हर कॉलोनी, हर गली में 1-1 डब्बा उपलब्ध करवाया। जय किशन जी, आपकी क्या तस्वीर होगी? हमारे तो वार्ड में 79 में ऑलरेडी ज़मीन पड़ी हुई है। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि जनता मिल करके एक पौधा खरीद के खुद के जेब से लगाए और साथ हम समर्थन देते हैं। 2 पौधे हमारी तरफ से, एक जनता से, तो उससे वो पार्क एक विकसित हो जाएगा। बट गवर्नमेंट उस पर अवैध कब्जा करवाने के विचार में है। वो चीज़ कैसे रोकेंगे आप? रोकने के लिए सब जनता है। जी सर, मेरे पास अभी वार्ड नंबर 79 से करीबन 60-70 मेंबर मेरे से जुड़े हुए। तो वो मेंबर यही कहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो कि हमारे साथ चले। आज निगम में क्या काम नहीं होता, हर काम होता है, बट जनता कहती है निगम में काम, जब तक अपन निगम में नहीं जाएंगे सर किस तरीके से काम होगा? आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। अपन ही अगर निगम में नहीं जा रहे हैं तो अपने साथ 4 लोग भी नहीं जा रहे हैं। वो लोग अपने घर को देख रहे हैं, अपन अपने घर को। घर में पौधा लगाने से बढ़िया मैं ये कहता हूँ दिनेश जी की बात काट के कि इसको समाज के अंदर ला करके और समाज के 10 लोगों को सामाजिक सहयोग की बात हो, निगम जा करके उनसे अनुरोध करके, अधिकारी यदि नहीं मानते तो फिर आप इस मीडिया चैनल। चलिए, दिनेश अग्रवाल जी जुड़े हैं आप उदयपुर से हमारे साथ। बताएं दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आपका आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि आप समय समय पे ये सब मुद्दे उठाते रहते हो। शुक्रिया सर। है ना साहब, मेरा निवेदन यही है, ये सब आपने भी एक चीज नोटिस किया होगा, ये सब नेता लोग जो भी आप यहाँ पे आते हैं अपने सामने, आप स्टूडियो में जो भी आते हैं, तो मेरा यही रहता है हमेशा कि ये सब तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई करने की तो किसी में लगी नहीं विलिंगनेस। तो और दूसरी चीज क्या, ये सब दोनों पार्टी वाले जो लोग हैं, बड़ी पार्टियां जो है दोनों जी, क्यों ना ये वार्ड वाइज क्यों नहीं मैनिफेस्टो बनाते हैं, घोषणा पत्र के साहब? ये हर वार्ड की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर किसी वार्ड? बिल्कुल दिनेश जी, हम यही चर्चा कर रहे हैं आज, और आपका जो मुद्दा है इसको पर लेकर हमने बिग फाइट एक बार पहले भी किया है और लगातार पार्षदों को बुलाकर ये बात करने की मंशा हमारी यही है कि लोग भी जागरूक हो और पार्षद को भी ख्याल रहे कि जनता किन सवालों को लेकर उनको वोट दे रही है और 5 साल बाद उनसे जवाब लिया जाएगा। दिनेश जी, क्लीन सिटी की बात है, आपके वार्ड की गंदगी की बात है, जैसा कि अब दिनेश जी ने उदयपुर से बताया हमें कि आपका वार्ड का मैनिफेस्टो आप तो लेकर चल रहे होंगे, आपके वार्ड के लोगों से आपको वोट लेना है। बिल्कुल, मैंने इसमें तय किया है कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे निराकरण हो सकता है। इसके लिए मैंने एक अपने अलग से एक रजिस्टर डाल रखा है। ये कार्य मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, मुझे विगत 10 सालों से मैं लगातार गवर्नमेंट से जूझता हुआ और सब कार्य वो तो पार्षद बनने के लिए था ना, पार्षद बन जाएंगे उसके बाद भी क्या मेंटेन रहेगा ये सब कुछ? नहीं, मेरा मोटो ऐसा नहीं था कि मैं पार्षद बनूं या मैं पार्षद के लिए चुनाव लड़ूं। ये पार्टी का निर्णय है कि मैं चुनाव लड़ूं। सवाल ये है कि विगत 10 सालों से मैंने जनता को अपना पूरा समय दिया है। ये मेरे वार्ड की जनता अच्छी तरह से जानती है। मुझे क्या कार्य करना है इसका भी मैंने एक अलग से अपना एक बताएं, कैमरे के सामने बताएं ताकि हम लोग फिर जब कभी मिले तो उस पर चर्चा हो सके। तो वो चर्चा का विषय तो वो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मैं मेरे वार्ड को इस प्रकार का वार्ड बनाना चाहता हूँ कि जिसमें जयपुर सिटी में वो टॉप पर आए।
उसके लिए अलग अलग प्रायोरिटियाँ मैंने उसमें तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं आदर्श गांव, आप पीएम के सपने को साकार करेंगे आदर्श वार्ड के तौर पर? बिल्कुल, आदर्श वार्ड के रूप में मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि मैं उसको एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। आदर्श वार्ड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँ। जी, कुछ एक आधी बता दें आपकी घोषणा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपी नहीं करेगा। जी, सबसे पहले तो सफाई को लेकर हमारे वार्ड में समस्याएं आती हैं, तो सफाई के लिए बहुत सरल और आसानी से अगर एक पार्षद चाहे तो वो कर सकता है। जैसे कि उसको यूनिट मिलती, अगर उस यूनिट का डिवाइजेशन कर दे तो मुश्किल से 20 एक कॉलोनियाँ, बड़ी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, जो कि महीने में एक बार उसका समय आसानी से आ सकता है। और अगर महीने में एक बार या 2 बार भी अगर बहुत आसानी से उसका समय आता है तो जो बाहर की जो गंदगी है वो साफ़ हो सकती है। एक बात। दूसरा विषय ये है कि कचरा अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, डोर टू डोर से कचरा चला जाए, तो ये कोशिश मेरी रहेगी कि डोर टू डोर कचरा किस प्रकार से उठे, उसके लिए हर कॉलोनी से समिति बनाई जाएगी और उस समिति के अंडरटेकिंग में एक स्वीपर और एक उसके कचरे को ढोने वाली गाड़ी दी जाएगी, जिससे वो उठाकर वो वहाँ पर कचरा में डाल सकते। नीरज जी, आपकी क्या राय है? ये जो घोषणाएं बता रहे हैं कि ये अपने वार्ड के लिए करेंगे, दिनेश जी, क्या आदर्श वार्ड के लिए ये ज़रूरत है या फिर आपके पास अपनी फहरिस्त में कुछ अलग बातें हैं? आदर्श वार्ड के लिए जो मेरे मित्र ने बताया कि वो बातें सही है, साफ़ सफाई, रोड लाइटें, जो जनता की आम समस्याएं होती है, पानी की समस्याएं, इसके साथ साथ मेरी कुछ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मेरे मैनिफेस्टो में होगी, जनप्रतिनिधि, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग घर के जनप्रतिनिधि या गार्जियंस होते हैं, वैसे इस वार्ड के जनप्रतिनिधि के तौर पर हम गार्जियन हैं, तो मैं उनके सुख दुख में हर प्रकार उनके साथ रहूँगा। आधी रात को उनके किसी प्रकार की उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रहूँगा, बिकॉज मैं 8 साल से सक्रिय समाज सेवा और राजनीति में हूँ। ब्लड कैंप लगाता हूँ, कभी भी किसी को आवश्यकता होती है तो आधी रात को अपने क्षेत्र के लोगों को रक्तदान भी उपलब्ध करवाता हूँ। सुख दुख में किसी के घर में कैसी भी समस्या होती है उसके ऐसे मतलब उसके परिवार के तौर पे वहाँ हम उसको सपोर्ट करते हैं कि उसका मनोबल कहीं ना टूटे। बेरोजगार जो रहे हमारे क्षेत्र के युवा, उनके लिए ठीक है, अगर सरकार से हम लड़ झगड़ के अपने युवाओं को, बेरोजगार लोगों का रोजगार दिला सके तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो हम जनप्रतिनिधि होने के तौर पर प्राइवेट सेक्टर में उनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। पेंशन कैंप जैसे हमारे क्षेत्र में कोई भी जिनकी पेंशनें नहीं बंधी हुई है उनको रोज जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध करा सकते हैं। बोला एक पार्षद का साफ तौर पर फर्ज आप समझ सकते हैं कि किसी भी छोटी से छोटी जरूरत और बड़े से बड़े काम के वक्त पार्षद अगर आप बने हैं तो आपको वहाँ रहना जरूरी है और पार्षद बनने के लिए पहले से ये काम करने चाहिए। राजेंद्र सिंह जी नरूका हमारे साथ जुड़े हैं, दौसा से हैं, बताया राजेंद्र जी। साहब, मैं महुआ, दौसा में महुआ पड़ता है। महुआ जो ग्राम पंचायत है, इसको नगर पालिका बनाने का आपका था, सरकार का, वो नहीं बनाए जी। मगर यहाँ जो ग्राम पंचायत है वो मंडाव रोड के ऊपर और या जगह जगह कहीं भी है जो कचरे पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है। और जी, तो राजेंद्र जी कभी किसी से शिकायत करते हैं? कोई शिकायत पर काम नहीं होता? आपके जो जनप्रतिनिधि है कभी उनका ध्यान इस ओर दिलाया आपने? मैंने कोई ध्यान नहीं दिलाया। मैं हूँ सर्विसमैन होने के नाते जब कभी कोई बोलते हैं तो ये कहते हैं साहब आपके क्या लेना, आपको यहाँ सर्विस करनी नहीं करनी। आपको सर्विस करनी नहीं करनी, लेकिन आप लड़ते रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी कोशिश कामयाब हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है सफाई करने के लिए, प्रधानमंत्री ने भी झाड़ू उठाई थी पैगाम दिलाने के लिए। चलिए मैं जयकिशन जी सफाई को लेकर आपके पास भी आ जाता हूँ, आप भी अपनी तस्वीर बता दें। तस्वीर सर वही है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई पार्टी कार्य नहीं करेगी। अपना कहना इस मैटर के अंदर यही कहना है। तो चलिए, जनता अगर जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करने का आप किस स्तर पर काम करेंगे? या तो जनता मेरे पास आए, मैं पार्षद बनता हूँ, और या मैं जनता के बीच में जाऊँ। इसमें 2 ही कारण होते हैं। और पार्षद बनने के बाद पार्टी के मैंने अधिकतर पार्षद इसी तरीके से देखे, शायद वो घरों से भी बहुत कम बाहर निकलते हैं जी। उन्हें समय इतना रहता है कि अगर कोई गरीब आदमी बाहर आके मोहर लगवा रहा है तो उसको यही कहते हैं साहब थोड़ी देर बाद में आना, अभी पार्षद आप यहाँ गए हुए हैं। अभी एक हमारे कमल किशोर जी हैं सर पार्षद जी, वो इस कार्य में नियुक्त रहते हैं। बट बाकी अदर पार्षद से हमारा भी कभी कोई काम पड़ता है तो वो यही कहते हैं साहब घंटे भर बाद में, 2 घंटे बाद। तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो। हमारे जागरूक होने से कुछ नहीं होगा। आज मैं नॉर्मल कैंडिडेट हूँ, नॉर्मल तरीके से उठाऊँ
और मैं जीत के निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर निकल गए तो मैं जनता के बीच रहना चाहता हूँ और जनता से निवेदन करता हूँ कि सारी जनता जुड़ करके किसी भी कैंडिडेट को ले, बट वो कैंडिडेट जनता के बीच में रहे, आज नहीं पार्षद बनने के बाद भी और पार्षद बनने से पहले भी। यदि पार्षद बनने के पहले मैं रह रहा हूँ जनता में, तो ही जनता ने मुझे निर्दलीय का फार्म भरवाया है। पार्षद के चुनाव को छोटा बोला जाता है, लेकिन इस चर्चा में आज जो हम सुन रहे हैं उसके मुताबिक नहीं लगता कि ये छोटी बात है। हर एक शख्स को खुश करना कितना बड़ा टास्क होता है। कुछ भी नहीं, ऐसी कई बातें हैं जिनको और जानने की कोशिश आज हम करेंगे। बिल्कुल जय किशन जी, महावीर जी जुड़े हैं हमारे साथ, जयपुर से कॉलर हैं। पता है महावीर जी, आपका क्या कहना? नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजस्थानी भाषा में बोलना चाहूँ। मैं बिल्कुल सर, बताएं। मैं यह कहना चाहूँ कि ये जो आपने पार्षद जो बनवा रहा है, ये आपका सामने बैठा है जी, कि हमेशा भी तरीका से करांगा कि हरियाली और सफाई यहाँ करवाऊंगा जी। जब आपने दिल्ली हाईवे रोड है, इसके ऊपर ऑटोमेटिक ये देखो कि जो ग्रीन लैंड बने रही है जी, बात तक तो गवर्नमेंट से कोई नहीं संभाली जा रही, तो यह के संभालती अब? और जो है उसकी व्यवस्था नहीं, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ। चलिए, मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कोशिश लगातार यही जानने की होगी कि आखिर पार्षद करेंगे क्या। अगर जीत कर आए तो आपके वार्ड के मसले को भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं। कोशिश होगी कि ये जो मिसालें हमारे सामने हैं, इनके ज़रिए उस तस्वीर को साफ करने की कोशिश की जाए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कॉलर का सवाल था भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और अभी महावीर जी ने जिक्र किया कि जो है उसको ही अगर व्यवस्थित कर ले तो बेहतर होगा। दोनों तस्वीरों पर बात होगी। ब्रेक के बाद वादों की बात है, निकाय चुनाव से जुड़ा मसला है। बिग फाइट में याद तो नहीं रहते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि याद करना जरूरी हो जाएगा। हर जो भी प्रत्याशी आज खड़े हुए हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है, जो याद नहीं करते हैं वो उनको जनता उनको भूल जाती है, दूसरी बार उनको सबक सिखा देती है। अगर पार्षद अपनी बात पर कायम है तो वादे कायम रखेगा और उस वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा।